नमस्कार। आज इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक वर्धन वर्ष पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन का राज्य विस्तार, हर्षवर्धन का धर्म और उस समय की जो जानने के स्रोत थे वो पढ़े। आज हम हर्षवर्धन के समय का शासन प्रबंध पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं शासन प्रबंध कैसा था। हर्ष सदैव प्रजा के सुखों का ध्यान रखता था। हर्ष ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शासन प्रबंध के लिए अपने राज्य को भुक्तियों यानी प्रांतों, विषयों यानी जिलों और गांवों में बांट रखा था। मधुवन अभिलेख में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं, जिसमें प्रमुख नाम है महासामंत या महाराज। संभवतः स्थानीय सरदार होते थे ये, जिन्होंने उसका आधिपत्य मान लिया था राजा का, हर्ष का। फिर है उपरिक, उपरिक मतलब राज्यपाल। फिर है विषयपति, विषयपति होता था जिले का मुख्य अधिकारी। फिर है सर्वाध्यक्ष, सब विभागों का निरीक्षक। फिर है पुस्तपाल, सब कागजों को सुरक्षित रखने वाला। फिर है करणिक यानी लेखक या लिपिक। फिर है ग्रामिक, ग्रामिक यानी गांव का मुखिया। फिर है महासंधि विग्रहाधिकृत मतलब विदेशी विभाग का अध्यक्ष। अब हम देखते हैं केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन प्रबंध था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी और देवारिक, देवारिक का मतलब होता है, देवारिक का मतलब राज्य महल का प्रधान अधिकारी। उष्ट्रपालान मतलब ऊँटों पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाने वाला। फिर है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में हम देखते हैं साम्राज्य जो है वो प्रांत में बटा हुआ है। प्रांत जो है वो भुक्तियों में बटी हुई है। भुक्तियाँ जो है विषय में बटी हुई है। विषय जो है वो मंडरा में बटे हुए हैं। विषयपति की सहायता के लिए एक मंडल होता था। नगर श्रेष्ठी होते थे, जो कि नगर के पूंजीपतियों के मुखिया होते थे और उनकी श्रेणियों का एक समूह होता था। सार्तवाह, जो कि नगर की व्यापारिक समिति का मुखिया होता था, उसे सार्तवाह कहते थे। प्रथम कुलीक, जो नगर की शिल्पी समिति का मुखिया होता था। प्रथम कायस्थ, वो होता था जो विषय का प्रधान लेखक होता था। अब है सैनिक शासन कैसा था। हर्ष ने विशाल सेना संगठित की थी। हर्ष ने अपनी गज सेना की संख्या बढ़ाकर जो है 5,000 से 60,000 कर ली थी और अश्व सेना जो है 20,000 से 1,00,000 कर दी थी। अश्व सेना का अध्यक्ष जो है वृद्धाश्वार और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहते थे। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जो है महासेनापति कहलाता था। युद्ध में धनुष बाण का प्रयोग होता था। तीर की नोक को जहर लगाया जाता था ताकि तीर शत्रु के लगते ही उसमें जहर फैलना शुरू हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। अब देखते हैं अपन कुछ उस समय के युद्ध में काम आने वाले औजार या हथियार या मशीनें। इसमें है हस्तपाशा कृष्टि। यह एक ऐसी पाश होती थी, बांधने वाली चीज़ थी, जिसे हाथ से फेंककर शत्रुओं को फंसाया जाता था। दूसरा है बागुरा। यह भी एक प्रकार की रस्सी होती थी जिसे फेंककर हाथी या घोड़े पर सवार सैनिक को गिराया जाता था।
फिर है शिर स्त्राणी यानी सिर की रक्षक। यह एक प्रकार की टोपी होती थी जो कि सिर पर पहनी जाती थी। और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो महासंधि विग्रहाधिकृत होता था। अब है राजस्व व्यवस्था। आय का मुख्य साधन भूमिकर था और भूमिकर उपज का छठा भाग होता था। इसे संभवतः भाग भी कहते थे। यह अधिकतर अन्न के रूप में लिया जाता था। जो धन करों के रूप में नकद लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। अब है बलि। बलि से संभवतः तात्पर्य उन उपहारों से है जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। ये भी एक प्रकार का कर ही था, लेकिन ये राजा को प्रजा स्वेच्छा से देती थी। फिर है शिक्षा और साहित्य। शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सा धन दान में देता था। उसने बहुत से गांव जैसे जिसमें नालंदा और विश्वविद्यालय को दान दिए थे। यहाँ चंद्रसेन जयसेन नामक विद्वान को उड़ीसा के 80 नगरों की आय देने को उद्यत हो गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संभवतः गुप्त राजाओं ने की थी और हर्ष के समय यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बन चुका था। पहले इस विश्वविद्यालय का आचार्य धर्मपाल नामक व्यक्ति था, किंतु बाद में शीलभद्र ने इस पद को सुशोभित किया था। वल्लभी भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अब है हर्षकालीन संस्कृति। सामाजिक दशा में जाति प्रथा थी। अंतर्राज्यीय विवाह होते थे। सती प्रथा प्रचलित थी। स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्थिक दशा। भारत में सिल्क, मलमल, ऊनी और सूती कपड़ा बहुत अच्छा बुना जाता था। इस युग में रत्न विद्या का ज्ञान भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। भारत से विदेशों में चंदन की लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, गर्म मसाले, कपड़े तथा अन्य वस्तुएं जाती थी और उसके बदले में अरब और फारस से घोड़े, इथोपिया से हाथी दांत और तुर्किस्तान और बल्ख से धूप और हींग आते थे। शिष्ट समाज में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म में महायान अब अधिक प्रचलित हो गया था। बौद्ध धर्म में इस समय 18 संप्रदाय थे। कश्मीर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब है इस समय भारतीय संस्कृति का कहाँ कहाँ प्रसार हुआ। तो हर्ष के समय भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इसका खूब प्रचार हुआ। इसके अलावा पड़ोसी देशों में भी इसका खूब प्रचार हुआ। चीन जाने वाले भारतीय विद्वानों में कुमारजीव, परमार्थ, शुभंकर सिंह और धर्मदेव प्रमुख थे। बहुत से ग्रंथों का चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया है। और 647 में हर्ष की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनके मंत्री अरुणाश्व अथवा अर्जुन उनके उत्तराधिकारी बने। अरुणाश्व ने एक चीनी दूत वांग हैंगत्से के नेतृत्व में भारत आया था, उसको उन्होंने मरवा दिया था। अब हम जानेंगे उसके समय में एक इसिंग भी चीनी यात्री था जो कि 672 से 688 के बीच में भारत आया था और पाणिनि के सूत्रों में एक प्रसिद्ध व्याकरण गयादित्य की टीका काशिका वृत्ति का भी उन्होंने अध्ययन किया था। हैंसांग ने एक
पुस्तक भी लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है अभिधर्म महाविभाशास्त्र, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। और हैंसांग को कन्नौज तत्व सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था और उससे विजित होने पर महायान देव की उन्हें उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार जो है हर्ष के समय में सांस्कृतिक उन्नति हुई और भारतीय धर्म का प्रचार जो है वो विदेशों में भी हुआ। धन्यवाद।